आर्यन के गायब होने के ठीक 2 हफ्ते बाद गांव की खामोशी फिर टूटी। दोपहर की कड़ी धूप में गांव के कच्चे रास्ते पर एक काले रंग की जीप धूल उड़ाती हुई दाखिल हुई। वो कोई और नहीं, आर्यन का भाई रियान है, जो अपने बड़े भाई को खोजने आया है। क्योंकि आर्यन 2 हफ्ते पहले इसी गांव में आया था। तो क्या लगता है, रियान अपने भाई आर्यन को ढूंढ पाएगा या नहीं? इसके लिए देखिए सुनो कहानी लाइव। तो आइए हम साथ में देखते हैं। ये है रियान अपने भाई की तलाश में। रियान निकल गया इस गांव में अपने भाई को ढूंढने और जा पहुंचा एक बूढ़े आदमी के पास। और ये है सत्यनारायण, इस गांव की मुखिया। सुनिए दादाजी, क्या आप इस लड़के को देखा है? 2 हफ्ते पहले। यहां से चले जाओ बेटा। दादाजी रुकिए। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप इस लड़के को देखा है या नहीं। क्या बोला बेटा? मैं बोल रहा हूं बूढ़े, क्या आप इस लड़के को देखा है? नहीं, मुझे सच्चाई जानना है। ऐसा क्या है इस गांव में जिसके लिए मेरा भाई यहां तक आया था? आप जानते हैं? हाँ। आओ मेरे साथ अंदर चलो बेटा। इस बूढ़ा आदमी को जड़ी बूटियों का ज्ञान था। मेरे पीछे आओ बेटे। रियान ने कुछ ऐसा देखा कि उसका होश ही उड़ गया। बिस्तर पे सोया हुआ लड़का कोई और नहीं, रियान का बड़ा भाई आर्यन था। वो बुरी तरह घायल था। आर्यन, मेरे भाई, ये तुम्हें क्या हुआ? मुझे जवाब दो आर्यन। रियान ये पिछले 2 हफ्ते से इसी हालत में है और ये कोमा में है। किसने मेरे भाई की ये हालत किया? काश उस दिन मेरा बात मान लिया होता तो आज इसकी ये हालत ना होती। 2 हफ्ते पहले जब गांव के लोग जंगल गए थे जड़ी बूटियां लाने के लिए, तभी गांव वालों ने देखा कि तालाब के किनारे आर्यन पड़ा हुआ था। वो तालाब श्रापित है, मैंने बोला था। पता नहीं वो तालाब के अंदर क्या करने गया था। सुनो लड़के, इस तालाब से बाहर निकलो। इस तालाब से दूर ही रहना, इसके अंदर मत जाना। लेकिन मेरा एक ना मानी और उस दिन ये उस तालाब के अंदर चला ही गया। वो झील नहीं, मौत का सौदागर है। उसके अंदर जाने वाला आज तक वापस नहीं आया। जब गांव वाले इसको उठाकर यहाँ लाए तो उसके मुंह से पानी नहीं, काली कीचड़ निकली। इसका मन और आत्मा अभी भी उसी तालाब में कैद है। वो तालाब श्रापित है। मुझे बचाओ। आर्यन का शरीर नष्ट होने लगा है। इसे जल्द से जल्द ठीक होना पड़ेगा। उस झील से आज तक कोई नहीं बच पाया। लगता है आर्यन भी नहीं बच पाएगा। आर्यन भले ही यहां पर हो, लेकिन ये असल में यहां पर नहीं है। मुझे जानना है कि आर्यन की ये हालत कैसे हुई। मुझे बताइए मुखिया जी। मैं जान कर ही रहूंगा कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ था। मुझे सच्चाई बताइए आप।
उस पानी के अंदर क्या है जो आर्यन को जिंदा लाश बना दिया? रेयान, मैं अब तुम्हें उस भयानक अतीत के पन्नों से मिलाने वाला हूँ जो हजारों साल पहले दफन हो गया। रियान, यह जंगल हमेशा से ऐसा वीरान नहीं था। 100 साल पहले यहाँ एक खुशहाल गांव हुआ करता था जिसका नाम था सुवर्णपुर। वो गांव जंगलों के बीचों बीच था और हमेशा हरा भरा रहता था, क्योंकि वहाँ के प्राचीन मंदिर में एक संजीवनी मणि थी जो उस जमीन को कभी भी सूखने नहीं देती थी। लेकिन इस खुशहाली पर एक तांत्रिक की बुरी नजर लग गई। उसका नाम था तांत्रिक कालकेतु। वो काला तंत्र विद्या जानता था। कालकेतु को वो संजीवनी चाहिए थी ताकि वो अमर हो सके। उसने अपनी काली विद्या से गांव पर आफत ला दी। धीरे धीरे पूरे गांव में सूखा पड़ने लगा। जमीन बंजर हो गई और जमीनें फटने लगी। गांव वालों का जानवर मरने लगा। पानी के लिए गांव वाले त्राही त्राही कर उठे। तभी कालकेतु मसीहा बनकर आया और उसने बताया, अगर इस सूखे को रोकना है तो एक महाबलि देनी होगी। एक ऐसी कन्या की बलि जिसका जन्म रक्त नक्षत्र में हुआ हो। गांव वालों ने कुंडलियां खंगालनी शुरू किया। पूरे गांव में सिर्फ एक ही लड़की थी जिसका जन्म उस नक्षत्र में हुआ था। वो थी उस मंदिर की पुजारिन गणपा की इकलौती बेटी वृंदा, जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। जब गांव वाले उसके घर पहुंचे तो गणपा ने पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा मत करो साहब, इसके अलावे मेरा दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन गांव वाले गणपा की बात एक न सुनी। उस पर अन्याय किया गया और गांव वाले उसकी बेटी को पकड़ कर ले गए अपने साथ। और कालकेतु मन ही मन जश्न मना रहा था। नहीं, रुको, मेरी बेटी, मेरी छोटी सी गुड़िया। ये पाप मत करो। इन दोनों माँ बेटी को साथ में जला दो। और ठीक वैसा ही हुआ। वे जालिम गांव वाले उस दोनों माँ बेटी को जिंदा आग में झोंक दिया और सब अपने अपने घर चले गए। वो आग में तड़प तड़प कर जलती रही, रोती रही, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं की। तभी उसने पूरा गांव को श्राप दे दिया। सुनो, पानी के लिए हमारा खून बहाया है ना, तो आज मैं श्राप देती हूँ कि आज के बाद इस गांव में पानी की वर्षा इतनी होगी कि सारा गांव पानी में समा जाएगा। ये मेरा श्राप है। और ठीक वैसा ही हुआ जैसे उसने बताया। गणपा तो जलकर राख हो गया, लेकिन गणपा के श्राप देने के बाद उस गांव में वर्षा कभी नहीं रुकी। गणपा के श्राप से पूरा गांव पानी में डूब
चुका था, जिसे आज हम काल दर्पण झील कहते हैं। काल केतु मणि को चुरा कर लेकर तो चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया श्रापित काल दर्पण झील, जिसमें कनपा की रोती हुई आत्मा अभी भी भटकती है। इसका मतलब आर्यन की आत्मा उसी डूबे हुए गांव सुवर्णपुर में कैद है? हाँ। अगर उस तालाब में कोई जाता है, कन्नपा उसे पानी में खींच लेती है और मार देती है। तो क्या आर्यन को बचाने का कोई उपाय नहीं है? क्या हम उसे ऐसे ही मरने दें? हैं, एक उपाय है, लेकिन वो मौत से भी बदतर है। दादाजी, मैं बिल्कुल तैयार हूं। आप सिर्फ उपाय बताइए, करना क्या है? रियान, उस दुनिया में जाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए तुझे मौत का सामना करना होगा। कन्नप्पा की दुनिया में कोई जिंदा इंसान नहीं जा सकता है। हैं? क्या मतलब है आपका? अगर तुम्हें आर्यन की रूह को लाना है तो तुम्हें रक्त तर्पण विधि करनी होगी। हो सकता है कि इसमें तुम्हारा जान भी चली जाए। खुद को मारना होगा। ये देखो रियान, ये जड़ी तुम्हें 15 मिनट के लिए झील के अंदर भी जिंदा रखेगी। इसे अभी मत सूंघो, ये जहरीला है। जब तुम पानी में जाओगे तो इसे खाकर जाना, ताकि तुम वहां सांस ले सको। और इसे भी साथ में ले जाना, ताकि आर्यन के रूह को कैद कर सको। तुम्हें मदद होगी। याद रखना, पानी के अंदर तुम अपनी आंखों से नहीं देखना है, वरना तुम पत्थर बन जाओगे। क्या बाबा, मैं इसे देखूंगा? क्या आप सठिया गए हैं क्या? रियान, उस जगह पर तुम्हें बहुत सारे आर्यन दिखाई देगा, लेकिन तुम्हें उसे बिना देखे ही असली वाले को ढूंढकर उसे दर्पण में कैद करना होगा, ताकि वो तुम्हारे रूह को चुरा न ले। अगर ऐसा हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। समझ में आई? और मेरे जहर का असर खत्म होने से पहले तुम्हें वापस आना है रियान। लेकिन याद रखना रियान, झील तुम्हें वापस खाली हाथ नहीं जाने देगी। वो बदले में तुम्हारा परछाई रख लेगी। तो एक बार अच्छे से सोच लो रियान, क्या सच में तुम्हें जाना है?